हेलो क्लास 12th व्हाट्सअप। वेलकम बैक टू आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय बाजार। आपके बिजनेस स्टडीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन हाँ, जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि अगर कोई समझाने वाला होता तो हमें अच्छे से समझ आ जाता। उसके साथ ही दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए आप लोग एक काम करो, जहाँ जो भी आपको पानी पीना है, कुछ और कहीं और जाना है, तो आप वो सब करके फ्री होके देखो वीडियो। और साथ ही प्लीज़ आज कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना, क्योंकि जितनी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उससे काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बोलकर बताने वाली हूँ। और पेशेंस के साथ वीडियो देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी चैप्टर आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, और इसके बाद भी मतलब इतना लेंथी चैप्टर के इसके 2 या 3 वीडियोस आपको मैं आगे और देने वाली हूँ। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में 12th बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं, ये चैप्टर ज़रूर आएगा। मतलब यहाँ से केस स्टडी आप ये समझ लो बस एग्जाम पेपर में रखी हुई है, आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझो क्या होता है। अब हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। मतलब अगर आपने सुना होगा कुछ शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, तो क्या अगर हमें इन्हें खरीदना या बेचना हो कभी, तो क्या जिन नॉर्मल मार्केट्स में हम जाके अपनी डेली रूटीन वाली चीज़ों को खरीदते हैं या हम अपनी पर्सनल यूज़ के सामान खरीदते हैं, क्या उन मार्केट्स में ये चीज़ें मिलती हैं? बात आती है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करना या एक्सचेंज करना, यानी शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को क्रिएट करना या फिर उन्हें एक्सचेंज करना, कहाँ पर होता है ये काम? ये जो सारा काम होता है ये होता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर वित्तीय बाजार में। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कौन ऐसे लोग हैं जो इन मार्केट्स में जाते हैं, तो दो तरीके के ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन मार्केट्स में विजिट करते हैं। कौन से? जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है ना, या तो वो लोग जाएंगे भाई जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है, या वो लोग जाएंगे जिनको पैसे की नीड है, जरूरत है, वो जाएंगे कि यहाँ से हमें पैसा मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो बेसिकली अगर छोटी सी लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं कि सेवर्स और इन्वेस्टमेंट में एक लिंक जो बनता है वो क्या है? वो फाइनेंशियल मार्केट है, या वो फाइनेंशियल मार्केट में बनता है। अब देखो, सपोज आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? या तो उस पैसे को घर पे रख लो अपने पास, उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब उससे कोई पैसे से पैसा आगे बन तो रहा नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप बैंक में अपना पैसा लगा दो, ठीक है, आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दो, आई मीन आप बैंक में पैसा सेव कर दो और उससे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, इन सब यहाँ से कुछ खरीदना या बेचना करो, जिससे क्या होगा कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आपके पैसे का क्या करना चाहते हो। आप उसे घर पे रखना चाहते हो, आप उसे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप उसे फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाना चाहते हो। अब बात ये आती है कि जब आप या इन किसी भी, चाहे आप बैंक में लगा रहे हो या फिर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा रहे हो, तो ये क्या आपको रिटर्न दे रहे हैं, तो ये लोग कहाँ से कमा रहे हैं? इनको, ये भी तो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ से कमा रहे हैं? अब देखो, इसका एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको। मान लीजिए कोई दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, ठीक है, इनके पास पैसा है, तो ये क्या करेंगे? ये जो अपना पैसा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट अब इनका पैसा कहाँ पे लगाएगी? बिजनेस फर्म में लगाएगी, कंपनीज में लगाएगी। तो ये कहाँ लगाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में लगाएंगे, और फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को कहाँ लगाएगी? बिजनेस फर्म में लगाएगी या कंपनी में लगाएगी। फिर ये बिजनेस फर्म और कंपनी से जो रिटर्न्स आएंगे वो किसको मिलेंगे? ए और बी को भी मिलेंगे उसके रिटर्न्स, और इनको भी मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? इसका हिंदी का ये है, आप एक बार हिंदी वाला बच्चे हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। साथ ही हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ये आप एग्जाम में जरूर बनाकर आओगे, ठीक है, ये आपको जरूर बनाकर आना है, इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय बाजार के प्रकार। तो क्या फंक्शंस होते हैं इसके? पहला वाला देखते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग
them into the most productive uses। हिंदी में बोलते हैं बचतों को गतिशील बनाना और उन्हें अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में सरणित करना। इसका मतलब है, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, सपोज करो आपके पास कुछ पैसे हैं। अब आप उन पैसे का, जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे रखने वाला उसको तो हम हटा देते हैं, हम दो वो लेते हैं। या तो आप बैंक में जमा कर रहे हो उस पैसे को, या फिर आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा रहे हो। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आप जानते हो कि बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, लगभग 3% के हिसाब से, या ज्यादा से ज्यादा 3.5% के हिसाब से। लेकिन आपको ये भी पता है कि हर साल जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 7% के हिसाब से बढ़ जाती है। तो अब आप खुद सोचो, आपने 1 साल के लिए कहीं पे अपना पैसा रखा, वहां से आपको 3% के हिसाब से रिटर्न मिला, महंगाई 7% के हिसाब से बढ़ गई, तो क्या फायदा रहा आपको इन्वेस्ट करने का। तो अब ये पूरा आपके ऊपर होता है कि आप अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। बैंक में, जहां से आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा लगाओ। यहाँ से आप बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो, आप शेयर खरीद सकते हो, डिबेंचर में अपना पैसा लगा सकते हो, जिससे आपको हैवी रिटर्न्स आते हैं, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। समझा मैंने दिया है, बाकी जो लिखने वाली एग्जाम में लिखने की लैंग्वेज है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में, वो है प्राइस डिस्कवर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य खोज को सुसाध्य बनाना। अब देखो, प्राइस डिस्कवर करना क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट हमें प्राइस डिस्कवर करने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। आपको याद होगा, हमने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी कि डिमांड और सप्लाई के बारे में। कुछ याद आ रहा है आपको? देखो, फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरीके के लोग आते हैं। कौन कौन से लोग? एक तो वो लोग होते हैं जिनको डिमांड करते हैं, और एक वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं। ये 2 तरीके के लोग होते हैं। हमने एक चीज और पढ़ी थी वहां पे कि डिमांड और सप्लाई आपस में जहां पर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम। याद है आपको? हम ऐसा करके पढ़ते थे कि ये हमारा चार्ट होता था, फिर जहां पर भी डिमांड और सप्लाई आपस में मैच करती थी वो प्राइस इक्विलिब्रियम होता था, और उस प्राइस में हम चीज का जो वैल्यू होती थी उसको निकालते थे। तो अब फाइनेंशियल मार्केट भी हमें हेल्प करता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट हमें प्राइस डिस्कवर करने में काफी हेल्प करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु द्रव्यता उपलब्ध कराना। अब आप खुद सोचो, क्या आप किसी भी ऐसी जगह अपना पैसा 1 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए कभी इन्वेस्ट करोगे क्या, कि जब आपको जरूरत हो तब आप उस पैसे को नहीं निकाल पाओ? या हमें आज थोड़ी ना पता है कि मुझे 4 महीने बाद या 2 महीने बाद इतने पैसे की नीड हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं ना, वो हमें ये अपना पैसा बीच में निकालने की भी लिक्विडिटी देते हैं। जैसे फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं कि जब आपको बीच में, अगर कभी आपने 1 साल के लिए पैसे लगाए, आपको अगर बीच में कभी फाइनेंस की जरूरत होती है तो आप अपने शेयर्स को या अपने बॉन्ड्स को भी सेल कर सकते हो। आप अपने शेयर्स को, अपने बॉन्ड्स को नकद में यानी रोकड़ में ट्रांसफर करवा सकते हो, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। मतलब बायर्स और सेलर्स यानी बेचने वाला और खरीदने वाला हमेशा मार्केट में अवेलेबल होता है। आप कभी भी, जब भी आपको जरूरत हो, आप अपने बॉन्ड्स को, अपने शेयर्स को बेचो, सामने वाला खरीद लेगा और आपको पैसे दे देगा। ठीक है, 3rd पॉइंट समझ आया। इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। हिंदी में बोलते हैं लेन देन की लागत को घटाना। अब देखो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार बैंक्स में पैसा लगाने का तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां 3-3.5% का रिटर्न मिल रहा है, इतनी महंगाई है तो कोई मतलब नहीं है। आपने सोचा कि मैं अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगा देता हूँ। अब जब आपने ये सोचा है तो आप उसके बारे में सर्च भी करोगे। कहाँ जाके सर्च करोगे, कैसे सर्च करोगे? उसको सर्च करने के लिए आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। आजकल सबके घर पास इंटरनेट होता है, आप इंटरनेट पे बहुत आराम से सर्च कर सकते हो। तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है कि मार्केट मतलब
कैसे मार्केट में पैसा लगाएं, और मार्केट वालों को भी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है कि किस कंपनी में पैसा लगाएं जिससे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो आजकल जैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है, कुछ भी देखना होता है, हम ऑनलाइन जाते हैं और सारी चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम फिजिकली बात करें, जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप फिजिकली आपको ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कैसा पढ़ा रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, आपको नहीं पता। आप क्या है, सिर्फ मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो और डेली के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाते हैं और आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही मतलब है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है जिसमें हमको फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या होता है, हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या तो टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स भी यही है और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी यही है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। हिंदी में अगर हम बोले तो वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया है। पहला द्रव्य या मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। अब एक चीज याद रखना आप लोग, आपको ये वाले डायग्राम, मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये वाले डायग्राम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये वाला डायग्राम, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से चेंज करेंगे, आपको ये डायग्राम बनाकर ही आना है। ठीक है, चलो, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट जाता है। अब आज इस वाले के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूंगी। अभी हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पीछे एक बेसिक डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। मनी मार्केट्स क्या होते हैं? ये केवल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही डील करते हैं। ये किस में डील करते हैं? शॉर्ट टर्म में। और जो हमारे कैपिटल है ये लॉन्ग टर्म में डील करते हैं, लॉन्ग टर्म में या मिडिल में भी। अब जब कंपनी को थोड़े पैसे की जरूरत होती है, मतलब जब उन्हें थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं? सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। तो वो किस में आता है? मनी मार्केट में। दूसरी चीज, मनी मार्केट में ना आरबीआई हुआ, कॉमर्शियल बैंक हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, कॉर्पोरेट हाउसेज हुए, या म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख दिया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स जो होंगे वो सारे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंगी जो वो सारी, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ें कैपिटल मार्केट का, चलो नहीं, एक काम करते हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में बाद में ही बात करेंगे, पहले मनी मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मनी मार्केट में क्या होता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको समझो, ध्यान से समझो। हो सकता है कि अगर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की ऐसे करके पूछा जाएगा तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे। हो सकता है कभी कभी सिंगल सिंगल भी पूछ लेते हैं, ठीक है, सेपरेट भी पूछ सकते हैं आपसे। ध्यान से समझो। फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है ट्रेजरी बिल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार के प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स तो बोलते हैं। देखो क्या होता है, पहले तो ये समझो कि इसको कौन इशू करता है? इशूड बाय आरबीआई। इसे कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। किसकी हेल्प से? आरबीआई इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से इशू करती है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई से क्यों इशू करवाती है, किसी और से क्यों नहीं करवाती है? इसलिए नहीं कराती, आप सब ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने आरबीआई का नाम नहीं सुना होगा। अब आरबीआई जो है उसे सब जानते हैं, इतनी नोन ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों को इतना विश्वास है इसके ऊपर, लोग जानते हैं कि ये कभी भी नहीं भागेगा। जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि जो मनी मार्केट होती है ना वो थोड़ी रिस्की होती है। कभी भी कोई, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, कोई भी कंपनी ऐसा कर सकती है कि सबका पैसा इकट्ठा किया और वो लेके भाग जाए, लेकिन उसके बाद भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं। रीजन कि आरबीआई एक उनके लिए नोन है, उनको यकीन है कि आरबीआई उनके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। अच्छा, अब हम बात करें कि इसमें एक डिसएडवांटेज भी होती है, वो ये होती है कि इसमें मिनिमम अमाउंट आपको 25,000 रुपए तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 25,000 आगे इसके मल्टीपल्स चलते हैं, जैसे 25,000 के बाद होगा 50,000, 75,000, ऐसे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका अमाउंट 80,000 हो जाए, ठीक है, वो हमेशा 75 ही रहेगा।
50 रह सकता है, 25 रह सकता है। दूसरी चीज ये कि हम इसे जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट होती है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती, जीरो इंटरेस्ट मिलती है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर जीरो इंटरेस्ट मिल रही है तो लोग इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि उन्हें तो कुछ मिल नहीं रहा। उनको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है वो समझो। जो इशूड प्राइस होता है ना, जिस प्राइस पे आप इशू कर रहे हो अपने शेयर्स को या बॉन्ड को, और जो रिडेम्पशन वैल्यू होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, किसमें? इशूड प्राइस में और रिडेम्पशन वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको हम डिस्काउंट भी बोलते हैं और उसको हम रिटर्न भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ समझाऊं आपको, तो मान लीजिए कि जो इशूड वैल्यू थी बॉन्ड की वो 1 लाख रुपए थी, ठीक है, और जो रिडेम्पशन वैल्यू थी वो 90,000 थी। अब इन, क्योंकि वैल्यू सॉरी इंटरेस्ट तो 0% है, लेकिन इनके बीच का जो 10,000 रुपए का डिफरेंस है ना, यही डिस्काउंट समझ लो या रिटर्न समझ लो, मतलब यही आपका प्रॉफिट है एक तरीके से। ठीक है, फर्स्ट वाला समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर। इसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक या तिजारती पत्र। इसका क्या मतलब होता है समझो। देखो, पहली बात तो ये कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म तो है ही शॉर्ट टर्म नोट्स, क्योंकि ये सारे हम शॉर्ट टर्म के ही तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म नोट्स होता है। वो तो आप किसी में भी लिख सकते हो, ये पांचों शॉर्ट टर्म ही होता है। दूसरे ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं? अब देखो, जैसे कंपनी क्या होती है, आप एक तो आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो, तो कभी कंपनी कैसी होती है, कंपनी ना पैसा लेके भाग गई, आप क्या कर सकते हो? तो ये क्या है? अनसिक्योर्ड होती है। साथ में एक प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? आपको याद आ गया होगा, 11th में पढ़ा था कि अभी फिलहाल के लिए आप मुझे पैसा दे दो, आई प्रॉमिस कि मैं आपको इसका रिटर्न कर दूंगा। एक प्रोमिसरी नोट तो होता ही है इसमें। उसके बाद भी, क्योंकि ये रिस्की है, अनसिक्योर्ड है, उसके बाद भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं। रीजन कि इसे जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती है ना, जिनका नाम होता है, जिनकी एक मार्केट में एक रिपुटेशन होती है, उनमें लोग आराम से अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो रिटर्न है वो हमें मिल ही जाएंगे। दूसरी चीज, कॉमर्शियल पेपर का जो इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 15 days to 1 year की होती है। मतलब 15 दिन से लेकर 1 साल में पैसा वापस कर देते हैं ये लोग। अच्छा, और इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करते हैं जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। जब किसी कंपनीज को थोड़े बहुत अमाउंट की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं? वो सीपी यानी कॉमर्शियल पेपर्स इशू कर देते हैं, और लोग उसमें पैसा लगाते हैं और उनको ये लोग रिटर्न्स दे देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉल मनी, जिसको हिंदी में बोला जाता है शीघ्रावधि द्रव्य। कॉल मनी में क्या होता है? शॉर्ट टर्म है, ये आपको पहले से पता है, क्योंकि मनी मार्केट में सारी चीजें शॉर्ट टर्म है। अपने फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांसफर। इंटरबैंक ट्रांसफर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो, हमेशा क्या होता है, बैंक अपने पास ना कुछ रिजर्व रखती है, उसके पास होने चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको पता नहीं चला और आपने बहुत सारा लोन दे दिया और अब आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में बैंक क्या करती है, अब आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ रिजर्व्स होने चाहिए। तो इसमें बैंक क्या उसको ये भी पता है कि 4-5 दिन के अंदर वो पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने लोन दिया हुआ है, वो पैसा तो 4-5 दिन में वापस आने ही वाला है। तो इसमें क्या करती है, क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइन है कि आपके पास हर समय कुछ रिजर्व होना चाहिए, तो बैंक आपस में क्या कर लेती है कि वो एक दूसरे की हेल्प करती है, एक दूसरे को रिजर्व जो उनका अमाउंट होता है उसको देने के लिए एक दूसरे की हेल्प करती है। तो इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 से लेके 15 दिन तक, यानी 1 से लेके 15 दिन के अंदर अंदर जिस बैंक ने दूसरे से बोरो किया है वो उसको वापस कर देंगे। दूसरी चीज ये कि अगर कॉल मनी पर इंटरेस्ट की बात करें, तो इंटरेस्ट तो उसे ही क्या बोलते हैं? हम कॉल रेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इंटरेस्ट को हम जानते हैं कॉल रेट के नाम से। ठीक है, समझ में आया? जो बैंक आपस में इंटरलिंक एक दूसरे की हेल्प करती हैं रिजर्व्स के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी, और जो उस पे इंटरेस्ट लेती है बैंक उसको बोलते हैं कॉल रेट। इसे इशू किसने किया है? बैंक ने। और कॉमर्शियल पेपर को कौन इशू करती है? कॉमर्शियल पेपर्स को कंपनीज इशू करती है, और
ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उनको आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं इनको इशू कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक्स जो होती है वो इनको इशू करती है। जब कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है, यानी उनके टाइट लिक्विडिटी डेज होते हैं, तो उन्हें क्या इशू होता है? उन्हें उसमें सीडीज बोलते हैं, इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को सीडीज के नाम से जानते हैं, तो वो इन्हें डिपॉजिट्स दे देती है। इसको इशू कौन कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सॉरी, ये लास्ट वाला कॉमर्शियल बिल है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉमर्शियल बिल। अब देखो, कॉमर्शियल बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक बिल। कॉमर्शियल बिल क्या होता है? आपको याद होगा हमने 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। कॉमर्शियल बिल जो होते हैं वो बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था? देखो, एक फर्म होती थी, वो दूसरे को उधार जब सेल करती थी तो उसके ऊपर एक बिल लिख दिया करती थी, जिसको बोलते थे हम बिल ऑफ एक्सचेंज। सेम वैसे ही जब शॉर्ट टर्म के लिए अपने कस्टमर को उधार माल दिया जाता है या उधार पैसे दिए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बिल। इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 महीने के लिए, कि भाई 3 महीने में तो रिटर्न आ ही जाएंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी नहीं अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे बताना, लेकिन छोड़ के मत जाना। मैं इस पे लिख दे रही हूँ, मतलब 100% आपको ये एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलो, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? मनी मार्केट के बारे में। अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। जैसा कि अभी हमने बात की कि कैपिटल मार्केट्स जो होते हैं वो किस में डील करते हैं? या तो वो लॉन्ग टर्म में डील करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, या फिर मिडिल टर्म इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं। यानी या तो 1 साल से ज्यादा, या तो एटलीस्ट 1 साल के होने चाहिए, 1 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे ये लोग डील करते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, क्या है? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स की अगर मैं बात करूं, जब हम कहते हैं कि नए बॉन्ड्स इशू, शेयर्स और डिवेंचर्स अगर इशू होते हैं, तो वो आते हैं प्राइमरी मार्केट्स में, यानी प्राथमिक मार्केट बाजार में। और सेकेंडरी मार्केट्स यानी द्वितीयक बाजार की बात करें तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है आपने? पुरानी एक्सचेंज, पुरानी जो सिक्योरिटीज होती हैं, पुरानी जो पहले से चलती आ रही हैं, उनको इशू करना होता है, तो वो किस में आती है? सेकेंडरी मार्केट में। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर रिस्क की बात की जाए, हम रिस्क फैक्टर की बात करें, तो कंपनीज को अपने इन्वेस्टर्स को इसमें रिटर्न करना ही होता है। अगर किसी ने कैपिटल मार्केट में पैसा लगाया है इतने लंबे टाइम के लिए, तो आपको उसका पैसा वापस करना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अब जब इन्वेस्टर को रिटर्न ज्यादा आ रहा है, मतलब हमने क्या बात की कि इसमें रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, तो कंपनी के उससे देखें तो ये उनके लिए रिस्की है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रिटर्न आता है इसमें। और अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो भी वो उनको रिटर्न करते हैं, तो इसमें क्या होता है? कंपनी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, ठीक है। तो ये था मनी मार्केट और ये था कैपिटल मार्केट। होप आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, अच्छे से समझना। बीच बीच में ये डायग्राम्स है, इन्हें जरूर बनाकर आना। जैसे वो था, ये वाले डायग्राम्स हैं, है ना, टाइप वाले, इनको जरूर बनाकर आना। अभी इस चैप्टर में काफी कुछ रह गया है पढ़ने के लिए। होप आप लोग अच्छे से अकाउंट्स के जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी वाले और टीएस ग्रेवाल वाले भी, उनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथ में थ्योरी भी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। फिर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कॉमर्स अकाउंट्स में या फिर बिजनेस स्टडीज में। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को जरूर शेयर करो। साथ ही मैं आपको लिंक दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरे डेली जो 3 वीडियोस आ रहे हैं ना, वो आपको मिल पाए। और नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं वो आपको दे दूंगी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।